So guys, welcome back to our channel Neat Sanjeevani. This is Ritik Chhabra here. तो अब जून का मंथ शुरू होने वाला है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपनी एक तैयारी का बेस पक्का कर लिया होगा कि आपके पास अब 2 मंथ है खाली। अगर अभी तक देखा जाए, अभी तक के कंटेक्स्ट में सिर्फ 1 अगस्त को एग्ज़ाम है अब आपका, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। उसके लिए आप तैयार होंगे पूरी तरह से कि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो आपको किस तरह से अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है। क्योंकि एक देखिए, आप किसी भी काम को अंजाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है कि आप किस तरह से ये जंग लड़ने वाले हैं। तो जून जुलाई 2 मंथ है आपके पास, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हो, अपनी अच्छे से आप तैयार हों। बाकी मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी लाया हूँ थोड़ा सा, जो मुझे सही लगा कि भाई अगर किसी को इससे हेल्प मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं उस स्ट्रेटजी में मैं क्या क्या ऐड करा है। तो सबसे पहले तो 2 मंथ बचे हैं। आपकी बायोलॉजी जो होती है वो आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, देखिए, क्योंकि बायोलॉजी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर बात करें हम फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स में कंसेप्ट, सही बात मैंने कि कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं होगा। और ये केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस और एक्सेप्शंस, ये सब क्लियर होने चाहिए। बाकी फॉर्मूले वगैरह केमिस्ट्री में हो जाते हैं जनरली। केमिस्ट्री में दिक्कत देती है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस वगैरह। तो ये 2-3 चीज़ें आपको अपनी थोड़ी ज़्यादा क्लियर रखनी पड़ेंगी, जो आपको अलग बनाएंगी बाकी सब बच्चों से। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अब हम अलग अलग लेवल पर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। अभी आपके पास 2 महीने और उम्मीद करता हूँ अभी आगे डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम की भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो होपफुली सितंबर तक होगा एग्ज़ाम। बाकी अभी 1 अगस्त है, तो आप उसी को देख के चलिए फ़िलहाल। तो आपको फ़िलहाल क्या करना है, आपको बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं, आपने नहीं बनाए हैं, अपने नोट्स होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, किसी और के नहीं होने चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, एक दिन में 1 चैप्टर कीजिए, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, 1 डे 1 चैप्टर। सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी उठानी है और उसको केयरफुली वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा कि इधर उधर से पढ़ना है, बस एनसीईआरटी पढ़िए और वर्ड बाय वर्ड उसके मतलब को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी के जस्ट पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करके आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए उसी चैप्टर के जो आपने पढ़ा है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम से। मोस्टली आप 20 ईयर्स या 15 ईयर्स देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे, क्योंकि मोस्टली उससे पहले तो काफ़ी अलग लेवल के क्वेश्चन आया करते थे। तो उसके बाद जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे बनेंगे। आप उसमें एनसीईआरटी की लाइन्स ऐड कीजिए, जो आपको नहीं पता थी आपको अभी पता चली हैं वो ऐड कीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर्स में आपको कुछ नया मिला हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में इतना ही कहूँगा मैं, 38 चैप्टर्स हैं आई थिंक, तो 1-1.5 महीने में ये ईजिली कवर हो सकती है बायोलॉजी। एक दिन में 1 चैप्टर ईजिली हो जाएगा। अगर एवरेज चैप्टर देखा जाए तो 3-4 घंटे लेगा आपका ये पूरा प्रोसीजर होने में, अगर एवरेज चैप्टर। बाकी कुछ बड़े चैप्टर हैं, जैसे जेनेटिक्स के चैप्टर हैं 1-2, और अपने कुछ बड़े चैप्टर हैं सेल वगैरह, तो उन चैप्टर में अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो कोई ऐसी मेजर इशू नहीं है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, मेन बात है इसे करते हुए। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले वही चैप्टर पढ़ना है, अपने नोट से या मटेरियल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से उस चैप्टर को पढ़िए। केमिस्ट्री एवरेज होती है हर बच्चे की, बायो स्ट्रॉन्ग या मतलब फिजिक्स वीक हो सकती है, लेकिन केमिस्ट्री हर बच्चे की एवरेज होती है। तो उसके बाद आप उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्रेंड वही रखना है अपना। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो कि 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री में खासकर मैं राय दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में किसी चैप्टर में इससे ज़्यादा बातें नहीं होती, इनऑर्गेनिक में होती हैं। मतलब फिजिकल में आप अगर देखें, ऑर्गेनिक वगैरह में अगर पर चैप्टर देखा जाए तो ईजिली कवर हो जाएंगी। पेजेस में A4 साइज कह रहा हूँ, और थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करें, ताकि जो आपके नोट्स हैं आप जब कभी टेस्ट दें, जब उसके बाद आप ये नोट्स आपके काम आएंगे। अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको किसी चैप्टर में फिर कमी लगेगी मॉक टेस्ट में, तो आप शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको हर रोज 1 या 2 मॉक टेस्ट देने ही हैं। उसके बाद जब आप ये पूरा कर लेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। और जो शॉर्ट नोट्स हैं इसमें वो चीज़ें आप डालिएगा जो कि आप भूल सकते हैं या भूल जाते हैं अक्सर, और जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही है। उसके बाद बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी वही, आपको सबसे पहले कंसेप्ट रिवाइज करने। इसमें थोड़ा सा ट्रेंड एक अलग चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूले याद करिए, आप कंसेप्ट एक बार अच्छे से गेन करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार तो ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है इस चैप्टर से, क्या काम का है। उसके बाद फिर से कंसेप्ट पर आना है आपको भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। जाकर कॉन्सेप्ट्स पर आइए वापस, वहाँ पर देखिए आपके किस कॉन्सेप्ट्स में आप लैग कर रहे थे या किन पर आप में
नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, किस टॉपिक पर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फिर उन पर अपनी कमांड बनाने की कोशिश करिए, उस कंसेप्ट को गेन करने की कोशिश कीजिए, उस कंसेप्ट को बार बार उसके क्वेश्चन अप्लाई करके, तो फिर आप रेडी हो जाएंगे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, जो कि आप वो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे उसके बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हमेशा कर पाएंगे, लेकिन जब आप एक बार उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको कभी किसी चैप्टर में कमी लगे, तो आप मॉक टेस्ट देने से पहले एक बार उसे पढ़ लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और 4-5 बार आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़िएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब बच्चे पूछते हैं कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि भाई कैसे हम कितने घंटे पढ़े दिन में, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो ऐसा कोई मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम टेबल दुनिया में नहीं है जो कि परफेक्ट हो। सबका अपना टाइम टेबल होता है जो कि उनके लिए परफेक्ट होता है। तो आपको किसी ऐसा टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, जितना आपका मन करे, या एक अपना टारगेट बनाइए कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर आधे घंटे में हो, 1 घंटे में या 5 घंटे में आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है। उस चैप्टर पर अपनी स्ट्रेंथ पूरी मजबूत करनी है। आप उसके क्वेश्चन ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बच रहा है, या जितनी आपकी स्पीड है, जितनी आपकी एक्यूरेसी है, आप उसके हिसाब से अपना परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। अपने ऊपर स्ट्रेस भी नहीं देना है और अपने आप को बिल्कुल लूज भी नहीं छोड़ना है। तो आपको वो चैप्टर्स पहले करनी चाहिए जो आपकी वीकनेस है, आप सब लोग जानते हैं, और मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा 10 जुलाई मैक्सिमम तक, मतलब 1.5 महीने में लगभग ख़त्म करने की आप, ताकि हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास हो मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। मेरे एक सर कहा करते हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अपनी आंखों के आगे से निकालेंगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं, और वो कैसे होंगे, वो मॉक टेस्ट से होंगे। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे वो उससे ही होंगे। तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, अपना गोल क्लियर रखिए। कट ऑफ आप जानते हैं हाई जा रही है हर साल, सो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ताकि अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर पाएँ, और आपको नए नए कंसेप्ट तो जानने को मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि तैयारी कभी ख़त्म नहीं होती, तैयारी कभी 100% नहीं होती, एंड नो वन इज़ परफेक्ट। तो 720 आउट ऑफ 720 लेकिन आ रहे हैं आजकल, तो इसके लिए ये नहीं कह सकते कि उनकी तैयारी भी 720 आउट ऑफ 720 की रही होगी कि, तो बाकी हो जाता है, उन्होंने पेपर का लेवल आजकल ईजी आ रहा है। तो आप एनसीईआरटी से बाहर मत जाइएगा, लेकिन मैं आपको इतनी राय देना चाहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि आप ट्रेंड देख रहे हैं क्वेश्चंस का कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं और आपका अभी तक सिलेबस भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपको अभी मॉक टेस्ट दे दिया जाए तो आप अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके 550-600 नंबर इजीली ले आए बिना किसी रिवीजन के। तो अगर आप ऐसे बच्चे नहीं है तो आई थिंक आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कूदना नहीं चाहिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी कूदे बिना भी आप 650 नंबर ला सकते हैं नीट में कम से कम, जैसा कि मेरा मानना है। तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं, तो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से यही होना चाहिए। तो सो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एक और बात आप ध्यान रखिए कि हम वीडियोस डाल रहे हैं फिलहाल, ह्यूमन फिजियोलॉजी की हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की वीडियो डाली है, उसके बाद सारे चैप्टर्स अब आगे के उसके कवर किए जाएंगे। बाकी पहले भी वीडियोस डल चुकी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कई चैप्टर्स की वीडियो डल चुकी हैं, तो आप उनको भी एक बार चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वरना ऐसे सब्सक्राइब करके फ़ायदा नहीं है। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंच जाया करेंगी, आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।